पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात न आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने कृपा न की थी कि पंडाइन और चौबाइन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए, उसके बाद यह पंचायत होने लगी। पंडाइन, जो बुढ़ापे की वजह से सूखकर छोहरे की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगालाभ हुए कितने दिन बीते। पूर्णा, डरते डरते 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडाइन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी। क्या नाम की कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनकी कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो तो तुमने कोई अच्छा काम किया। क्या नाम की तुम्हारा और उनका अब क्या साथ। जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पाँव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम यह नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ या स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडाइन चुप हुई तो महाराजन टुईया की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गई। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलख बिलख रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यूं हर जान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब रांड बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उनके बारे मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्चा है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझाया तब जाके माई। नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राणप्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो। जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो और सरकार का बेटा जिए, जहां तक हो सके धर्म के काम करो। महाराजन के चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। यह एक मोटी भदेसल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दुल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंधी चोटी करने लगी। क्या कि तुम अब विधवा हो गई, तुमको अब सिंगार पैटार से क्या सरोकार ठहरा। क्या नाम की मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती है। यह न कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी। सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू रांड हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजन की बात सुनकर जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला किसी ने कभी रांड बेवा को भी माथे पर बिंदी देते देखा है। जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर कैसा। मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। न जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा अब रांड हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजन, सरकार का बेटा जी, तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई। दांतों तले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और यह सिंगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझकर काम करना चाहिए। तुम अब बच्ची नहीं हो सेठानी, और क्या, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे। चुप क्यों हो पंडाइन, इनके लिए अब कोई राह बाट निकाल दो। डाइन, जब यह अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डाले। क्या नाम की दूसरों के घर आना जाना छोड़ दे। कंघी चोटी कभी न करे, पान न खाए, रंगीन साड़ी न पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। चौबाइन, और बाबू अमृत राय से कह दे कि यहाँ न आया करें। इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी, कहा, चौबाइन यह सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी।
कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी लें? महाराजन हाथ चमकाकर, यह कौन बोला? ठसों, क्या ममता फड़कने लगी। सेठानी हाथ मटकाकर, तुझे किसने बुलाया, जो आके बीच में बोल उठी? रांट तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो? चौबाइन, जाने भी दो सेठानी जी, इस भौई के मुंह क्या लगती हो? सेठानी कड़क कर, इस मुई को यहाँ किसने बुलाया? यह तो चाहती है जैसी मैं बेहयास हूँ वैसा ही संसार हो जाए। महाराजन हम तो सीख दे रही थी, तो इसे क्यों बुरा लगा? यह कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबाइन, बहन उस कुटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है। इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर यह सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गईं। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी। वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूं तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊँघ सी आ जाती थी, मगर जब से उसने बाबू अमृतराय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भावच के पैरों की चाल सुनी तो यह समझकर कि पूर्णा आ रही है, लिपकी हुई दरवाजे तक आई। मगर ज्यों ही भावच को देखा, ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो यह चाहती ही थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनका बोली, क्या बताऊं कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोचकर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लोहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पांव बाहर न निकाले। प्रेमा ने वह सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब यह अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बतकनर बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई न, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ा ही करते हैं। प्रेमा झल्ला कर, भावज इस समय मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। भाभी मटक कर, हाँ रानी, मेरा तो चित बिगड़ा हुआ है, सिर फिरा हुआ है। जरा सीधी सादी हूं ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटही कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती, तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान न मान मैं तेरा मेहमान। तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। यह जली कटी सुनकर प्रेमा से जबत न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष के आंखें जगमगा गईं। हतेरे की, कैसा रुला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी, क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। वही अमृत राय, जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस रान पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरेला लाकर पहनाता है, शायद दो एक गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गिड़ा कर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे जो चाहो कह लो। रोकर, बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर और उस पर छठे रखाकर मेरे कदल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार छुद्दे रखकर पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं दूसरों पर छुद्दे रखकर तुमको जलाने आती हूँ। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो 31 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम। माना कि वह उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़ आता है। भले मनुष्यों का यह ढंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करें, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा, वह तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है।
मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि यह एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी तो मैं बाल बुंदा रही थी, नहीं तो ड्योढ़ी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहीं की, यहाँ आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी से अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमुक ठुमुक चलती थी, देख देख कर आंखें फूटती थी। खबरदार, जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपने यहाँ बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जवान वह बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था, भला उसका असर क्यों न होता। अगर उसने गजरा लिए हुए जाते न देखा होता तो भावच की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ सांठगांठ है। हाँ, वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेट कर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर लेटकर भावच की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चले। यह एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवानखाना है। जमीन पर मिर्जापुर खूबसूरत कालीनें बिछी हुई है। भांति भांति की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं। दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित है। पंखा चला जा रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए हैं। वह सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दानाथ है। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मनलाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाईं और 2-3 और आदमी हैं जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर सिर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद, कुछ न पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी है। हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी, आखिर कोई कहाँ तक बर्दाश्त करे। मैंने तो इस अखबार का पढ़ना तक छोड़ दिया। झम्मनलाल, गोया अपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। अजय, आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कवित रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि यह भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, बाबू अमृत राय ऐसे अजीवे आदमी नहीं है कि आपके कवित चौपाई से डर जाएं। वह जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। झम्मन शून्य, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर देखे वह कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला शून्य, जोर देकर, यह कौन सी बहादुरी है। अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लिया चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था और यह काम अकेले वही नहीं करते, कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं। और यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसाद, न, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बद्री प्रसाद टपटकर, बचक, कभी तुमको समझ न आएगी। ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। झमनलाल कमला प्रसाद से, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार हैं? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलाजरीलाल हंसकर, यह नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाए। बद्री प्रसाद झल्लाकर, बचत, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रोज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे। गुलाजारीलाल, कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा, मूंछों पर हाथ फेरकर, वह ताज़ा खबर लाया हूं कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त है। सुनता हूं वहां एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कमला प्रसाद, तुम आज उसी जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो। हम वहां ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे।
मिस्टर शर्मा आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे। वहां बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारीलाल ने सर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी हैं। मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने ढंग पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब, आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेलजोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। वह सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे। बद्री प्रसाद जोर देकर, जहां तक मेरा बस चलेगा, मैं यह जमीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है, अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार है। यह लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं। क्या हमको उनकी वोट भी न मिलेगी? यह भी न होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूँ। जमनलाल, जनाब, मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर है और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक है। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो, सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और यह उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछली साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घिंगोर बज रहा था, वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हाल चाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे और अकाल के दिनों में तो वह सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुराकर, बाबू साहब, आप बड़ा चालाक है। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया ले, मगर आपका बात वह नहीं मानने सकता। अमृत राय, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं, और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हाँ, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वाल्टर हंसकर, बाबू साहब, आप तो जरा से बात में नाराज हो गया। हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2,000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5,000 दिया है। अमृत राय, तो यह 2,000 में लेकर क्या करूंगा? मुझे तो आपसे 15,000 की पूरी आशा थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5,000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगना तो वह एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं और केवल इस आशा पर कि उनको CI की पदवी मिल जाएगी, वह इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वाल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर, वेल अमृत राय, तुम बड़ा चालाक है, तुम बड़ा चालाक है, तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है। यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब वहां अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम यह वर्णन करके कि इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई, मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया, गुलजारीलाल, दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी आंखें चुराने लगे, या साहब ने कैसे काट छांट की बातें की और मुंशी जी को CI की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाए, आपका समय नहीं गंवाना चाहते। खुलासा यह है कि अमृत राय को यहाँ से 17,000 रुपया मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई घड़ी जीते चले आ रहे हैं। वह जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहाँ यो बातें होने लगी। जमनलाल, यार, हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रूप में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब, आप 500 को रो रही है, यहाँ तो 1,000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CI की पदवी पावेंगे, यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद, बड़े शौक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। जमनलाल, मुंह फेरकर, आप क्यों न प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी न।
कमला प्रसाद हंसकर, अगर आपका वह कवित तैयार हो तो जरा सुनाएं। दानाथ जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज यह मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी है। कमला प्रसाद, आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है।